हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल वेल। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कितने तरीके से या कैसे कैसे कर सकते हैं। तो उनमें हमने सबसे पहले पढ़ा था एक फैक्टराइजेशन मेथड, और हमने पढ़ा था उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को पढ़ने के लिए हमने थोड़ा सा कंप्यूटिंग स्क्वायर के बारे में भी पढ़ा था, और मैंने ये भी बताया था कि कंप्यूटिंग स्क्वायर जो है वो सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया था कि उसमें प्रोसेस कौन सा फॉलो होता है। तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कंप्यूटिंग स्क्वायर यूज नहीं करेंगे, हम इसके अलावा जो फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उनको यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, एक तो होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है और आपको डायरेक्टली उसको सॉल्व करना है, आइदर यूजिंग फैक्टराइजेशन और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में थोड़ा और डिस्कशन होगा, तो वो भी आज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वर्ड प्रॉब्लम्स में, और आपने लास्ट चैप्टर नंबर 3 में ये देख लिया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स में मेनली हम वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशंस बनाते हैं और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो मेथड हमने पढ़े थे उन्हीं को अप्लाई करना होता है। सेम चीज यहाँ भी होती है, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आइदर फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं अब डायरेक्टली इक्वेशन लेके सॉल्व करना नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने दो वर्ड प्रॉब्लम्स लिए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में है, इन्हीं से हम स्टार्ट करेंगे। पहले इन वर्ड प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक आसान सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान सी वर्ड प्रॉब्लम ली है। अब ये वर्ड प्रॉब्लम क्या कहती है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है। तो पहली बात तो ये कि इंटीजर क्या होते हैं और कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स तो आप लोगों को पता ही है क्या होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब इन इंटीजर्स में कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हुए, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो एक के बाद नेक्स्ट आता है, जैसे 1 and 2 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स या कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 12 and 13 are consecutive integers, 36 and 37 are consecutive integers, जो एक के बाद नेक्स्ट दोनों आते हो, कंसेक्यूटिव एक के बाद नेक्स्ट आने वाले। ठीक है, सिमिलरली कई बार क्वेश्चंस में आता है कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन। अब किलोमीटर स्टोन क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम हाईवे पे ट्रेवल करते हैं तो किलोमीटर के स्टोन्स लगे होते हैं कि कितना किलोमीटर है 306। ठीक है, कोई भी लोकेशन बताता है। तो कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन का मतलब हुआ एक किलोमीटर स्टोन के बाद जो अगला किलोमीटर स्टोन आएगा, तो उसमें दोनों के बीच में क्या कितना डिस्टेंस होगा, हमेशा 1 किलोमीटर का। ऐसा भी कई बार क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ बात करते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर मान लो एक कंसेक्यूटिव इंटीजर 2 है तो अगला क्या होगा, ऑब्वियसली 3। ठीक है, अगला नेक्स्ट। ठीक है, तो यानी कि हमेशा दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस 1 होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पहला जो इंटीजर है वो x है तो अगला क्या होगा x प्लस 1। ठीक है ना, हमेशा नेक्स्ट जो होगा वो 1 इंक्रीमेंट होके होगा। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमें वही इंटीजर्स निकालने हैं, तो हमने क्या कहा, हम पहले करते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। जो पहला इंटीजर है, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है उनमें से एक पहला होगा एक दूसरा होगा, जो पहला इंटीजर है इसे हमने x मान लिया, तो जो नेक्स्ट वाला होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली x1। देयरफॉर द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर विल बी x प्लस 1। पहला इंटीजर हमने x माना, दूसरा ऑटोमेटिकली x प्लस 1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि इन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा पहला इंटीजर है दैट इज x, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा अपने सेकंड इंटीजर से यानी x प्लस 1 से, तो दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए कितना, 306। ये हमारी बन गई इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक होगी या नहीं वो अभी देखना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इज इक्वल टू 306। अब इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। मैं इस 306 को इस साइड में मूव कर दिया, तो अगर ये इधर पॉजिटिव था तो इधर आके नेगेटिव हो गया।
तो अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है जो कि x है, ठीक है, और उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, यानी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, तो हमने पहला काम क्या किया, अपनी वर्ड प्रॉब्लम को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, या फिर इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में। अगर मान लो वर्ड प्रॉब्लम, कई बार हमें पता नहीं होता ना कि ये क्वाड्रेटिक बनेगा या लीनियर बनेगा, तो हम पहला काम होता है अपनी वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना, चाहे वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया। अब इसके बाद अगर वो एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनता है तो उसमें हम उसके मेथड्स यूज करेंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेथड्स होते हैं उन्हें यूज करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड्स में 2 पढ़े थे, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब मैंने बताया था फैक्टराइजेशन में पहले जो हमने फैक्टराइजेशन किया था वो तो बड़ी आसान सी होती थी, ये वाली फैक्टराइजेशन तो आसान है नहीं, क्योंकि इसको भी तो फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने का जो हमने लास्ट क्लास में मेथड देखा था, उस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहला काम जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ओके, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहला काम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। अब देखो मैं साइड में कर लेता हूँ कैलकुलेशन से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 ले लिया। इसके बाद कांस्टेंट टर्म है 306 विद साइन, तो -306, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -306। अब इस -306 के जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं मुझे वो निकालने हैं। ठीक है, अब देखो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहते हैं। अब इस -306 के जो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर तो सिंपल होता है 1 × -306। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या होगा, जैसे पहले देखो 1 × -306, दूसरा हो जाएगा आपका 2 × 153। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 × 153, एक फैक्टर बना हमारा 1 × -306। अब इसके बाद मैंने क्या किया, 306 में से एक नंबर कम किया, इधर एक नंबर बढ़ाया, मतलब इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये 2 × 153। देखो अब हमेशा मुझे 2 ही फैक्टर्स चाहिए, तो मैं एक को बढ़ा रहा हूँ, एक को कम कर रहा हूँ। ठीक है, अब 2 के बाद अब इसको मुझे और बढ़ाना है, अब इसके बाद इसको 4 तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसको 4 करूंगा। अब देखो जिस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूंगा वही सेम नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 ही नंबर रहेंगे और प्रोडक्ट वही रहेगा। ठीक है, अब इसको मैं 2 से डिवाइड तो कर नहीं सकता, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 51, और वही 3 इधर मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 6। तो अब ये भी इसके फैक्टर्स हो गए, मल्टीप्लाई करोगे 306 आएगा। ठीक है, अब और छोटा करते हैं, 51 के फैक्टर्स, 51 के फैक्टर्स होते हैं 17 × 3, मतलब एक 3 और कम हो सकता है, तो अगर मैं इसको 3 से और डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 18, 6 3 18, इधर 3 से डिवाइड किया, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी देखो मैंने साइन को अभी नहीं कंसिडर किया, मैं सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूँ 306। मैंने 1 × -306 किया, ये फैक्टर सबको दिख जाता है। अब मैं जो बड़ा नंबर है उसको छोटा कर रहा हूँ, जो छोटा नंबर है उसको बड़ा कर रहा हूँ। इसके लिए क्या किया, इसका फैक्टर देखा 2 बन रहा है, इधर से 2 कम किया, इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर से 3 फैक्टर बन रहा है, इधर से 3 डिवाइड किया, इधर 3 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 एक और बन रहा था, 3 डिवाइड किया 3 फैक्टर। ठीक है, अब ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स बन गए सारे। ठीक है, ऐसे और भी हो सकते हैं, अगर मान लो हम यहाँ से 2 मतलब पहले हम यहाँ पे 3 फैक्टर ले लेते तो वो बनेंगे, लेकिन अभी हमारा काम यह था कि हमने जो पॉसिबल आसानी से बनने थे वो फैक्टर्स बना। अब इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट 1, यानी मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका एडिशन 1 हो। ठीक है, या फिर हाँ दिन का एडिशन 1 होता हो। ठीक है, अब मुझे साइन भी चाहिए यहाँ पे, तो साइन में देखो अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं -18 × 17 लूँ या फिर 17 × -18 लूँ, क्योंकि इसका और इसका इन दोनों ही नंबर्स का प्रोडक्ट -306 आएगा। ठीक है, अब एडिशन देखना है, अगर हम -18 + 17 करें तो रिजल्ट आएगा -1, और अगर हम -17 + 18 करें तो रिजल्ट आएगा +1। ठीक है, दोनों नंबर्स का एडिशन करना होता था। अब एडिशन में देखो अगर मैं माइनस साइन 18 के साथ कंसीडर करता हूं तो ओवरऑल इन दोनों नंबर्स का सम कितना आएगा, -1।
अगर मैं ये माइनस साइन 17 के साथ कंसीडर करता हूं तो ओवरऑल सम कितना आएगा +1। मुझे क्या चाहिए +1, तो फैक्टर्स कौन से बनेंगे ये वाले 18 एंड -17, ठीक है। यानी ये जो फैक्टर्स हो जाएगा ये हो जाएगा x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि मेरे फैक्टर्स क्या है +18 -17, ठीक है भाई। ओके, अब इन दोनों के बाद इसके बाद तो पता ही है x कॉमन लिया x प्लस 18 -17 कॉमन लिया x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, सो x माइनस 17 इंटू x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 17 और -18। अब देखो दो पॉसिबिलिटीज आई, या तो x की वैल्यू 17 ले लो या फिर x की वैल्यू -18 ले लो, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में अब x क्या है हमारा पहला इंटीजर, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, अगर x हम 17 लेते हैं मतलब पहला इंटीजर 17 लेते हैं, दूसरा इंटीजर क्या होगा 18, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 306, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक इंटीजर 17 है दूसरा 18 है, दोनों पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई 360, ठीक है। अगर हम एक इंटीजर -18 ले, पहला इंटीजर -18 लिया दूसरा -17, ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव साइड से मूव कर रहे हैं तो -18 इज स्मॉलर देन -17, तो पहला -18 है दूसरा -17 है, ये दोनों भी इंटीजर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट 306 है, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, प्रोडक्ट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट हमेशा 306 है। तो दोनों ही आंसर पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल है ये नहीं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी पड़ती है कि जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नॉर्मली दो सॉल्यूशंस आते हैं, क्या दोनों ही पॉसिबल होते हैं, ये चेक हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी कंडीशन के हिसाब से दोनों सूटेबल हैं या नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है, ये आप आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में दोनों ही पॉसिबिलिटी बन रही थी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो आप 17 एंड 18 भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द टू integers या two consecutive integers are 17 and 18 और -18 and -17, दोनों ही पॉसिबल आंसर है। अगर मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा चेंज कर दूं, मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन में कह देता हूं यहाँ पे पॉजिटिव, एक ये वर्ड जोड़ देता हूं, मतलब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो यानी यहाँ पे जोड़ दिया टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। अब मैंने ये कह दिया कि जो दोनों इंटीजर है वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सॉल्व तो यही होगा। अब हम यहाँ पे इस x की वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे, ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमने इस x को पॉजिटिव इंटीजर माना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, पहले तो हम ये लिखेंगे, इसके बाद देयरफॉर x इज इक्वल टू -18 इज रिजेक्टेड बिकॉज x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पॉजिटिव आ जाए यहाँ पे, तो हम क्वेश्चन ये तो ऐसे ही सॉल्व होगा, हम यही माने कि लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, नेक्स्ट भी x + 1, ऐसे इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करके तो आंसर आएंगे। लेकिन इसके बाद हम ये लिखेंगे x इक्वल टू -18 इज रिजेक्टेड बिकॉज x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए x इक्वल टू -18 हो नहीं सकता, हेंस द टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर द टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 17 एंड 18। इसके हिसाब से आंसर चेंज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है कि नहीं, नेगेटिव इंटीजर बोला गया है कि नहीं, अगर कुछ नहीं बोला है तो दोनों आंसर देंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, तो ये प्रोसेस होता है सॉल्व करने का। मेन चीज होती है यहाँ पे, ये जो एक इक्वेशन बनी है इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व करने है। अगर आप फैक्टराइजेशन की जगह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी होगी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत आती है, वो अभी डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस में तो पता चलेगा, ठीक है। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया स्पीड एंड टाइम वाला। अब इस क्वेश्चन को लेने का मकसद ये था कि स्पीड एंड टाइम वाले क्वेश्चन हमने थर्ड चैप्टर में सॉल्व तो किए थे, लेकिन सारे टाइप के नहीं कर पाए थे,
और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कंसीडर किया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ठीक है, कोई एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, और ये डिस्टेंस फिक्स है कि हमेशा उसको इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है। नॉर्मली जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप स्कूल जाते हो तो स्कूल वहीं है, आपका घर वहीं है, तो डेली आप सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। अगर मैं कहूँ कि यू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ सपोज 10 किलोमीटर टू ट्रेवल टू अ स्कूल, तो आप डेली 10 किलोमीटर कर सकते हो, चेंज तो करते नहीं हो, जितना है उतना ही रहेगा। सो अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब वो हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल करती है, कि उसका जो मतलब हर सेकंड डिस्टेंस ट्रेवलिंग है वो फिक्स्ड है। ठीक है, जो कि आपको पता है यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब इसके क्या होता है, अब नॉर्मली क्या होता है, कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हम किसी एक स्पीड से चलते हैं, एक यूजुअल स्पीड कहलाती है इंसान की। जैसे मान लो आप डेली घर से 8 बजे निकलते हो और 8:15 पे स्कूल पहुंच जाते हो, 10 किलोमीटर आपका स्कूल है, डेली का आपका ये रूटीन है। कोई बिल्कुल 8 बजे निकलोगे, डेली 8:15 पे पहुंच जाओगे, 8 बजे निकलोगे 8:15, यानी आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हो, आपकी डेली एक फिक्स स्पीड होती है, उसी स्पीड से जाते हो और उतने टाइम में पहुंच जाते हो। क्योंकि डेली सेम स्पीड से चलोगे तो सेम टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है, अब अगर मान लो, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में क्या हो, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कि अगर उस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, हो सकता है पॉसिबिलिटी ड्यू टू सम रीजंस, देन इट वुड हैव टेकन 3 और मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, कि अब उसको 3 घंटे ज्यादा लगने लगेंगे उतने ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपके स्कूल जाने का एग्जांपल लिया था, अब आप डेली 8 बजे स्कूल के लिए निकलते हो, 8:15 पे स्कूल पहुंच जाते हो। ठीक है, अब एक दिन आपका मन नहीं था भाई स्कूल जाने का, रोते मोड़ते आप जा रहे हो धीरे धीरे एकदम। ठीक है, तो अब आपकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से कम हो गई। जब आप नॉर्मल स्पीड से आप कम स्पीड में जा रहे हो तो ऑब्वियसली स्कूल लेट पहुंचोगे। जहां आप 8:15 पे पहुंचते थे वो 8:20 पे पहुंचोगे या 8:25 पे। तो अगर आप अपनी स्पीड कम करते हो तो आपका जो टाइम पहुंचने का है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ हुई कि अगर हम उस ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो इट वुड हैव टेकन 3 और मोर। अब देखो, एक होता है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, एक है कि पुराने टाइम से कितना ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 3 और मोर, पहले जितना टाइम लगता था उससे 3 घंटे ज्यादा लगा। ठीक है, और पहले जिस स्पीड से जाते थे उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम ट्रेवल होगा। ठीक है, चलो अब इसका हम पहले बनाते हैं इक्वेशंस। अब देखो मान लो मुझे नहीं पता कि ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि देखो नॉर्मली पेपर में आपके पास थर्ड और फोर्थ दोनों चैप्टर आएंगे, आपको क्या पता कि ये वर्ड प्रॉब्लम थर्ड चैप्टर की है या फोर्थ चैप्टर की है, ये आप पहले तो डिफाइन कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर वो क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का होगा तो इक्वेशंस अपने आप वैसी ही बनेंगी, और अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा तो ऑटोमेटिकली इक्वेशंस वैसी बनेंगी। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में मुझे ये पता है कि उसे डिस्टेंस हमेशा 480 किलोमीटर ट्रेवल करना है। ठीक है, तो हम लेते हैं लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर। ठीक है, अब देखो अभी मैं ये मान के चल रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे नहीं पता, मेरे को बस सॉल्व करना है, बस मुझे क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, तो अब मुझे ये पता है कि डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड भी चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रही है, 2 वेरिएबल है, तो मैं स्पीड को भी, और मुझे यूजुअल स्पीड मतलब उसकी नॉर्मल स्पीड क्या होती है वो भी नहीं पता, नॉर्मल कितना टाइम लगता है वो भी नहीं पता। तो मैंने इस यूजुअल स्पीड को x मान लिया और मैं यूजुअल टाइम को, लेट द यूजुअल टाइम टू ट्रेवल 480 किलोमीटर y आवर्स, ये भी मैंने y मान लिया, मुझे नहीं पता भाई ये 2 वेरिएबल्स का है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। मैंने ये माना कि जो ट्रेन है उसकी नॉर्मल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और उसे नॉर्मली y आवर्स लगते हैं टोटल, उतना 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, ये मुझे पता था। अब हम लेते हैं पहले केस 1। केस 1 क्या है, केस 1 मतलब जो जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है, मतलब वो ट्रेन x किलोमीटर पर आवर से चली, y घंटे के अंदर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। तो केस 1 में डिस्टेंस मेरा कितना ट्रेवल हुआ, 480 किलोमीटर, टाइम कितना लगा y आवर्स, स्पीड कितनी थी x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी x इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय y। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई।
फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, क्या प्रॉब्लम है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, केस 2 पे। अब इस केस 2 में ही सारी स्टोरी हुई। केस 2 में क्या हुआ, उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई पुरानी वाली से, टाइम 3 घंटे ज्यादा लगने लगा पुराने वाले से। तो यानी इस केस 2 में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो कितना करना है, डिस्टेंस तो अभी भी तो नहीं करना है 480 किलोमीटर। टाइम कितना है, टाइम अब उसे लग रहा है पुराने टाइम से 3 घंटे कम। पुराने टाइम से 3 घंटे कम है ना, देन इट वुड हैव टेकन 3 और मोर, सॉरी टाइम लग रहा है 3 घंटे ज्यादा, सॉरी, ठीक है, इट वुड हैव टेकन 3 और मोर, 3 घंटे ज्यादा लग गए। स्पीड कम हुई ना, स्पीड कम हुई है तो टाइम ज्यादा लगा, टाइम लगा 3 घंटे ज्यादा। और स्पीड क्या हुई, स्पीड पुरानी वाली से 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। पुरानी वाली से 8 कम हो गई, टाइम पुरानी वाली से 3 बढ़ गया, स्पीड डिस्टेंस उतना ही रहा, डिस्टेंस है स्पीड है टाइम है। अब यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, देखो ये इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल तो है, 2 वेरिएबल में इक्वेशंस है, लेकिन लीनियर है कि नहीं ये अभी तक नहीं पता, क्योंकि लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमने अभी तक लाया नहीं इसको, ठीक है। अब ये लीनियर है कि नहीं हमें ये तो पता करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो इंपॉर्टेंट क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो हमें ये तो निकाल के दिखाना नहीं है कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, हमारा काम क्या है, सॉल्व करके आंसर निकालना। अब इस इक्वेशन में मुझे दिख रहा है कोई कांस्टेंट नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा होता है, तो हम सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, जस्ट अज्यूमिंग इट टू बी अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में डाल दो, ठीक। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैं y की वैल्यू निकाल के डालना चाहता हूँ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y will be equal to 480 divided by x। y इधर डिनोमिनेटर में था, इधर आएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा y, x इधर ऊपर था उधर जाके नीचे हो गया, तो y की वैल्यू हो गई 480 by x। और इस y की वैल्यू मैं इसमें डालना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन डालने से पहले फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो इक्वेशन 2 ये है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय y प्लस, ये है इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, y प्लस 3 इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय x माइनस। कोई प्रॉब्लम है भाई, मैं इसको इधर ले गया पूरी टर्म को, इस पूरी टर्म को इधर डिनोमिनेटर में लिया, बस और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अब इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो सब बताऊंगा अभी। तो ये हो जाएगा 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 480 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय एक्स। अब इतना मैंने एक सारा काम इसीलिए किया क्योंकि आप लोगों को बुक में ये लिखा होता है लेट द यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, ये भी नहीं लिखी होती, और सीधा होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ जाती है, जादू हो जाता है। क्या होता है, लिखा होता है लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, और फिर ये सब कुछ नहीं लिखा होगा, सीधा आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देसी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आई कहाँ से, वो ऐसे आती है। हम करते क्या है, जो लॉजिक होता है, पहले हमने केस 1 लिया, नॉर्मल स्पीड नॉर्मल टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने टाइम बढ़ाया स्पीड कम की, जो इक्वेशन मैंने वो लाया। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली, इस y की वैल्यू को सेकंड में डाली, तो हमारे पास ये इक्वेशन डेवलप होकर आती है, और हम सीधा लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन आती कैसे है वो इस तरीके से। अब क्या पेपर में भी इतना सारी कहानी हम करेंगे नहीं, इसको हम सिर्फ सोचेंगे, करना नहीं है, लिख के नहीं दिखाना, हम सिर्फ सोचेंगे। अब सोचने का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि नॉर्मली हम इस टाइप के क्वेश्चन में ये कहते हैं कि हम हमेशा टाइम का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब देखो टाइम का कंपैरिजन कैसे करना है। देखो फर्स्ट कंडीशन ये है, ये आपको माइंड में सेट रखनी है, सेकंड कंडीशन ये है, ये माइंड में सेट करनी है, ठीक है। और इन दोनों कंडीशन से अभी टाइम को हटा दो, मान लो ये नहीं लिया आपने, ये टाइम भी नहीं लिया, ठीक, मतलब मैंने ये वेरिएबल लिया नहीं, जस्ट फॉर अ टाइमिंग मैं इस वेरिएबल को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये कहा कि लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, मैंने स्पीड टाइम को लिया ही नहीं, जस्ट फॉर एग्जांपल। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बुक में डायरेक्टली दिया होता है वो आता कैसे है, ठीक। मैंने कहा लेट द यूजुअल टी बी x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, तो टाइम क्या होगा,
अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं टाइम को कोई नया वेरिएबल नहीं मान रहा हूँ, मैं सीधा ये कह रहा हूँ कि इस कंडीशन में जो टाइम लगेगा इट विल बी 480 अपॉन एक्स। क्यों नया वेरिएबल माने जब डायरेक्टली हो सकता है। मैंने सिर्फ स्पीड मानी, अब फर्स्ट कंडीशन में टाइम कितना लगेगा, इतना 480 अपॉन एक्स। सेकंड कंडीशन में मैंने फिर ये वेरिएबल हटा दिया, स्पीड ये है, सॉरी स्पीड कम हो गई 8 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस उतना ही है, अब टाइम कितना लगेगा 480 डिवाइड बाय x माइनस 8, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कर दिया मैंने। क्वेश्चन ये कहता है कि जो सेकंड कंडीशन है, इस कंडीशन में इस वाली कंडीशन से 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। जो ये सेकंड केस था इसमें जितना टाइम लग रहा है वो इस वाले से 3 घंटे ज्यादा है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया था कि आप नॉर्मली 15 मिनट में पहुंचते थे, अब आप जिस दिन आप थोड़ा धीरे डाले चले उस दिन आप 8:25 पे पहुंचे, तो आप लेट कितना पहुंचे 10 मिनट। और वो लेट कैसे आया, जब आप धीरे चले थे तब टाइम और नॉर्मल जो टाइम लगता था उनका डिफरेंस, वो 3 घंटे मतलब वो 10 मिनट था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही डिफरेंस 3 घंटे होना चाहिए। कि सेकंड केस में जो टाइम लग रहा था और फर्स्ट केस में जो टाइम लग रहा है उन दोनों का डिफरेंस 3 आवर्स होना चाहिए। सेकंड में टाइम कितना है, इतना, देखो यहाँ लिखा है वही। फर्स्ट में टाइम कितना है, इतना, देखो वही लिखा है। दोनों का डिफरेंस 3। हम कंपैरिजन किसका करते हैं, टाइम का। सेकंड कंडीशन में कितना टाइम लगा, फर्स्ट कंडीशन में कितना टाइम लगा और दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम ये इक्वेशन डेवलप करते हैं, ठीक है। ये तो हुआ, अभी हमने वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट किया, अब इसको सॉल्व करना भी है, ठीक है। चलो अब इसको हटाते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब आपकी इक्वेशन बन गई है 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखो एक तो तरीका है, सबसे पहला काम एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लेने से पहले देखो 480 यहाँ भी है यहाँ भी है, अगर मैं डायरेक्टली एलसीएम लेता हूँ, इस 480 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, इस 480 से x को 8 को बहुत लंबी जोड़ी मल्टीप्लीकेशन है। अगर मैं इस 480 को कॉमन ले लूँ तो अंदर मल्टीप्लीकेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो पहला काम हमने क्या किया, 480 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, यहाँ बचेगा 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम यहाँ एलसीएम लेते हैं, ये एक अलग नंबर है एक अलग नंबर है, एलसीएम लेने का तरीका, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस 8। देखो ये ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, क्योंकि अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना डायरेक्टली x माइनस 8 लिख दोगे, देखो क्योंकि ये माइनस साइन बाहर है, अंदर जाके साइन चेंज करेगा और इस एक साइन की वजह से पूरा आंसर गलत आता है, इसीलिए ध्यान रखना एलसीएम लेते वक्त, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स होल इज इक्वल टू, ठीक है। 480 रहा, अंदर में न्यूमरेटर को हम थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, तो x माइनस एक्स प्लस 8, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। इसके बाद देखो ये x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 480 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो अभी भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना बड़ा नंबर आएगा, सॉल्व करने में उतनी परेशानी होगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इस पूरी टर्म को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 480 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। मैं ब्रैकेट्स यूज करता हूँ रेदर देन शोइंग द मल्टीप्लिकेशन साइन। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 480 मल्टीप्लाई 8 होल डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस। अब कोई ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, 3 से ये कैंसिल होगा, 3 1 3, 3 6 18, 3 0 0, ठीक है। 3 1 3, 3 6 18, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, ये मल्टीप्लाई भी नहीं करते, 160 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 160 इंटू 8, ये एक नंबर आएगा। करना चाहते हो कर सकते हो, हम अभी नहीं कर रहे। इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस ऑफ 160 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम उधर लेके, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। देखो मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फैक्टराइजेशन अप्लाई करना है, मेरा मन है, ठीक है। और फैक्टराइजेशन में मुझे a और c का मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैं उस चीज़ को देखते हुए इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब फैक्टर्स बनाते हैं। a है हमारा 1, c है हमारा माइनस ऑफ 160 इंटू 8। तो एक तो सीधा सीधा इसके फैक्टर्स दिखते हैं, माइनस साइन हटा दें अगर, 160 इंटू 8, ये तो फैक्टर सही। और मुझे दोनों का सम कितना चाहिए, -8, दो नंबर्स का सम -8, ठीक है। अब इन दोनों में से इसको बड़ा करेंगे, इसको छोटा करेंगे, तो इसको 2 कम करते हैं, ये हो जाएगा 80 इंटू 16, ठीक है। और 2 कम करते हैं 40 इंटू 32। देखो 160 इंटू 8 था, इधर 2 कम किया, 160 को 2 से डिवाइड करेंगे 80, इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिया 16, इधर 2 से डिवाइड किया 40, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया 32। देखो दोनों का डिफरेंस 8 दिख रहा है। अब ये साइन हमने कंसीडर नहीं किया, हमें 8 चाहिए था, 8 आ रहा है। अब साइन कंसीडर करते हैं, साइन लेंगे तो -160 इंटू 8 -40 इंटू 32, क्योंकि जब इन -40 इंटू 32 करेंगे तो ओवरऑल ये आंसर आएगा, माइनस ऑफ 160 इंटू 8 आएगा ना, नेगेटिव साइन कंसीडर होगा। यानी अगर मैं -40 इंटू 32 लेता हूँ और इन दोनों को सम करता हूँ, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, -8। तो मेरे फैक्टर्स क्या हुए, -40 इंटू 32, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -40x प्लस 32x माइनस ऑफ 160 इंटू 8 इक्वल्स टू 0, x इंटू एक्स माइनस 40 प्लस 32 इंटू एक्स माइनस। अब देखो चेक करते हैं, 32 कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ से 32 कॉमन लेना है, तो 160 इंटू 8 को 40 इंटू 32 कर सकते हैं, ये हो गया 40 इंटू 32, 32 कॉमन चला गया तो बचा क्या, -40, ठीक है। तो ये जाएगा x -40 इंटू एक्स प्लस 32, यानी x इज इक्वल्स टू, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 40 और 32, यानी x की दो वैल्यूज आ रही हैं, या तो x 32 हो सकता है, सॉरी -32, या तो x -32 होगा या 40 होगा। क्या ये दोनों ही x की वैल्यू पॉसिबल हैं, चेक करते हैं। हमने x माना क्या था, हमने माना था x इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर हम यहां पे लिखेंगे लास्ट में, as the speed of a train cannot be negative, so x is equal to -32 is rejected, hence speed of the train is 40 km/h, ठीक है। वो लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो आप लोग राइट अप कर लेना, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। पहले आपको इक्वेशंस डेवलप करनी है, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करने के आप फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम आते हैं थोड़ा सा डिस्कशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या, अब देखो अभी तक हमने ये देखा कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और उसको सॉल्व करने के बाद दो आंसर्स आते हैं, ठीक है। अब क्या हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर पाना पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली सब सॉल्व की, क्योंकि वो सॉल्व हो जाती थी। क्या ऐसा होता है कि जितनी भी पॉसिबल, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कोई भी बना सकता है भाई, सिंपल सी बात है, कुछ भी लिख लो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 22 इज इक्वल टू 0, ऐसे तो बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है। क्या हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल है, और अगर सॉल्व करना पॉसिबल है तो क्या हर एक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो सकती है ना, क्योंकि अभी तक हमने जितनी इक्वेशन सॉल्व की सब फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रही थी, वो तो अच्छी बात है। कई बार इक्वेशंस फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होती, फैक्टर्स नहीं बनते, तो क्या वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। इक्वेशन सॉल्व होने का मतलब क्या x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिन वैल्यूज़ पर उस पूरी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए,
ठीक है, यही चीज़ हमें चेक करनी होती है। तो ऐसा होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर, मान लो ax स्क्वायर प्लस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़, इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, दो चीज़ें पॉसिबल हुई। तीसरी चीज़, अब ये तीसरी चीज़ क्या है, हम नॉर्मली ये कहते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं, दो रूट्स आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं। पहली कंडीशन कि इसके दो रूट्स आएंगे, दूसरी कंडीशन इसके एक भी रूट नहीं आएगा, तीसरी कंडीशन इसका एक ही रूट आएगा। अब उस एक ही रूट का मतलब क्या होता है, अगर मान लो इसके जो दो रूट्स आने हैं वो दोनों सेम ही आए तो हम क्या कहेंगे, एक ही तो रूट है। लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों बराबर सेम आते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते कि एक रूट है, हम ये कहते हैं कि उसके दो रूट हैं लेकिन दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब हम ये कैसे डिफाइन करें कि इस कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकलेगा, अगर निकलेगा तो वो इक्वल होगा कि नहीं होगा, या फिर नहीं निकलेगा। तीन चीज़ें पड़ी, या तो इसका रूट होगा, ठीक है, और दोनों अलग अलग दो रूट होंगे, या फिर रूट होगा और दोनों एक ही होंगे, या फिर रूट ही नहीं होगा। तीन पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा था -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में देखो, ये वाली जो टर्म है दिस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, अब इसमें देखो ये जो टर्म है b स्क्वायर माइनस, ये जो टर्म है ये पूरी टर्म एक रूट के अंदर है, और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। कैसे कैसे, अगर मान लो इस रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाए, ठीक है, मान लो यहाँ पे इस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू -32 आ गई, -40 आ गई, -1 आ गई, -2 आ गई, -1/2 आ गई, एनीथिंग, एनी नेगेटिव नंबर। अगर इस रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो क्या रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को हम सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तक ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कभी नहीं कर सकते। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब सॉल्व ना कर पाने का मतलब क्या है, अब मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि अभी तक, अब इसमें फ़र्क क्या है, एक होता है कि हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, हटाओ, कोई का तरीका ही नहीं है। एक होता है कि हम सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ एजम्पशन लगा रहे हैं, कुछ एज्यूम करके कर रहे हैं, और जहाँ पे हमने एज्यूमशन कर लिया वो रियलिटी तो बची नहीं। जब हमने एज्यूमशन कर ही लिया है तो वो तो हो गया एक रियलिटी से अलग, ठीक है, मतलब अनरियल चीज़ हो गई। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए, b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाए, तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को सॉल्व करने का कोई सही तरीका नहीं है, रियल तरीका नहीं है। हाँ, लेकिन एक अनरियल तरीका है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लो इस रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाए, अब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आने का मतलब ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव मतलब लेस देन 0 हो जाए। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो, नेगेटिव कब होगी कोई चीज़, जब वो 0 से कम होगी। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती है या लेस देन 0 होती है तो यहाँ पे कोई रियल नंबर नहीं आएगा। जब रियल नंबर नहीं आएगा तो एक अनरियल नंबर आएगा, और जब ये नंबर अनरियल है तो पूरा एक्सप्रेशन अनरियल होगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर इस चीज़ की वैल्यू नेगेटिव हो या लेस देन 0 हो तो ये अनरियल रूट्स की कंडीशन होगी। यानी कि जिस इक्वेशन में इस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाए या लेस देन 0 हो तो उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो अनरियल रूट्स होंगे, ठीक है भाई। अगर ये नेगेटिव आ गई, अब नेगेटिव नहीं आ रही, पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है तो रूट निकलेगा, रूट निकलेगा तो उसमें वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज आएंगे तो आंसर्स आएंगे। अब इस चीज़ की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही, नेगेटिव ना आने के मतलब पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव में एक चीज़ बीच में रह गई 0, ये वैल्यू 0 भी तो आ सकती है। अगर मान लो इस चीज़ की वैल्यू 0 आ गई, यानी इस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, यानी मैं यहाँ पे पूरा एक 0 रिप्लेस करूँगा। जब यहाँ 0 आ जाएगा तो प्लस माइनस वैल्यू तो चेंज ही नहीं होगी। जब प्लस माइनस वैल्यू चेंज ही नहीं होगी तो एक ही तो आंसर आएगा, -b/2a।
ठीक है, यानी अगर इस चीज़ की वैल्यू 0 आ रही है b² - 4ac की, तो हमारे पास एक ही तो रूट आ रहा है। अब मैंने क्या बताया, एक रूट तो होते तो दो ही रूट है, दोनों बराबर होते हैं, तो हम ये कहते हैं अगर b की वैल्यू 0 हो जाए तो इक्वल रूट्स हैं, दोनों बराबर आने हैं। अब इक्वल रूट्स तो हैं लेकिन साथ में रियल भी तो हैं, ये तो अनरियल वाले थे, ये रियल वाले, तो हम इसको सिर्फ इक्वल नहीं कहते हैं, हम कहते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, अब आते हैं थर्ड कंडीशन जो बच गई, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए b² - 4ac, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है, रियल तो आएंगे ही आएंगे, और दोनों कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि जब ये वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर आ रही है, स्क्वायर रूट आएगा, चाहे स्क्वायर रूट में डेसिमल नंबर आए, मान लो यहाँ पे 5 आ गया, √5 तो आएगा। एक बार प्लस साइन कंसिडर करेंगे, एक बार माइनस साइन कंसिडर करेंगे, दोनों में आंसर अलग अलग ही तो आएंगे। जब दोनों में अलग अलग आएंगे तो हम कहते हैं रियल एंड अनइक्वल। तो हम इस सिर्फ b² - 4ac इसकी वैल्यू के बेसिस पे ये डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। देखो हम ये नहीं बता सकते कि रूट्स क्या होंगे, उनकी वैल्यू नहीं बता सकते। इस b² - 4ac के बेसिस पे हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे, उनकी वैल्यू नहीं बता सकते। वैल्यू निकालने के लिए तो पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं। हम ये बता सकते हैं रूट्स कैसे होंगे। कैसे होने का मतलब वो रूट्स अनरियल होंगे, या फिर वो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, या फिर वो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। तो हम इस b² - 4ac की वैल्यू के बेसिस पे ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं। और हम इस b² - 4ac को एक कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इस D, कैपिटल D दैट इज b² - 4ac, इसकी वैल्यू के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका नेचर कैसा है। नेचर देखो, एक होता है कि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता दें, वो तो हो गए रूट्स। अगर हमने बता दिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं तो हमने रूट्स बता दिए। एक हम रूट्स नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हैं कि इनके रूट्स का नेचर क्या होगा, वो कैसे होंगे। कैसे होने का मतलब क्या है कि वो अनरियल होंगे या रियल होंगे, और अगर रियल है तो रियल में इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये हमें हेल्प करता है ये बताने के लिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप लोग इतना करें, जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ग्रुप पे या पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता दूँगा। ठीक है, थैंक यू।